अस्पताल भाग 3। साहब, ये बात बड़ी ही पुरानी और अजीब है। भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर साहब, कंकड़ बाग के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा करते हैं कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझ लो साहब कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को साहब, ये बात बड़ी ही पुरानी और अजीब है। भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर साहब, कंकड़ बाग के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा करते हैं कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझ लो साहब कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को इस अस्पताल वाले भूत से डरा कर चुप कराते हैं। लोग भी कहते हैं कि यहाँ से ऐसी आवाजें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो अस्पताल में जाकर देखे कि कराने की हर खौफनाक आवाजें कहां से आती हैं। सबसे ज्यादा खौफ की बात तो ये है कि यह आवाज अस्पताल की चारदीवारी के बाहर के लोगों को भी सुनाई देती है, पर अस्पताल के अंदर के लोगों को नहीं। क्या बात करते हो? आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? ये सब मनगढ़ंत बातें बताकर तुम सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हो बस। अजय खींचता हुआ बोला, साहब, जब तक आप पूरी कहानी नहीं सुन लेते तब तक आपको यही लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं जो भी कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ साहब। गार्ड ने इस बार अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अजय की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी पूरी कराओ। साहब, आज अस्पताल के भूत का सच मैं आपके सामने लाकर रहूंगा। मैं यहाँ तकरीबन पिछले 15 सालों से गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी ने भी यही काम किया था। एक वक्त था जब यह अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं, मुर्दों का इलाज होगा। जब कल रात आप बेहोश मिले थे तब मैं अपने पिताजी से मिलने गया था, जो कि यहीं पास के दूसरे गांव में ही रहते हैं। उन्हें मैंने कल रात वाली सारी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत अहम जानकारी दी, जिसे सुनते ही मेरा सिर चकरा गया। उन्होंने कहा, बेटा, बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वो किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाजें जरूर आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां आ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी जिसने झगड़ा किया था वो भी गांव छोड़कर भाग गया, और उसके परिवार का आज तक पता नहीं जाने कहां चले गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वो कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास ही दिखाई पड़ने लगा। ये सुनते ही अजय बोला, क्या बात कर रहे हो? जब ये सरकारी चिकित्सा केंद्र था तो फिर इसका नाम जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल क्यों है? गार्ड ने धीरज से अजय की बातों को सुनने के बाद कहा, साहब, जब 1982 में यह चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नजरअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया। यहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होती चली गई। यहाँ तक बताया गया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाजा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही से डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। मरीजों के साथ साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जिस मरीज के इलाज के दौरान यहाँ मृत्यु हो जाती थी वो रात को यहीं भटकते हुए दिखाई देने लगता था, जिससे इस जगह का नाम और भी बदनाम होने लगा था। गांव के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग वाले लोगों ने इसकी शिकायत बड़े अफसरों को कर दी और इस अस्पताल की सूरत हाल से अवगत कराते हुए बताया कि जब से यह अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल देखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों ने अधिकारी के
के सामने दावा किया कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। उस अधिकारी को भी इस अस्पताल की हकीकत का पता था, इसलिए उसने तत्काल ही जांच के ऑर्डर दे दिए। कुछ दिनों बाद ही अस्पताल की जांच करने के लिए एक टीम गठित की गई। वो दल कुछ ही दिनों में कंकड़ बाग में स्थित इस अस्पताल में जांच करने को आए। उस जांच दल ने गांव के प्रधान से अस्पताल के बारे में हाल लेना चाहा। ग्राम प्रधान उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर खौफ का आलम यह है कि वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहां जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मिडवाइफ गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है। खौफ की बढ़ती लहर की वजह से सरकार ने फैसला लिया कि यह अस्पताल बंद कर दिया जाए। अगले ही दिन वो अस्पताल सीज करके बंद कर दिया गया। कंकड़बाग गांव में बना यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल काफी वक्त तक खंडर की तरह खड़ा रहा। उस वक्त यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता था। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते थे। घनी झाड़ियों के बावजूद इतना रास्ता साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहां सफाई नहीं होती। कुछ सालों बाद ही 1997 में जाने माने उद्योगपति तोलिका भक्त ने यह जगह सरकारी दाम में लीज पर लेकर यहाँ नए तरीके से और आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे जगदीश के नाम पर इसको जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिया। अस्पताल खुलने के 2.5 सालों तक तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अचानक यहाँ ऐसी गतिविधियां हुई कि जिसकी वजह से आज भी इस अस्पताल का नाम बदनाम है। ये सुनते ही अजय ने अपना धीरज खो दिया और बोल पड़ा, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या फिर से यहाँ बुरी आत्माओं का वास हो गया? गार्ड ने सुनने के बाद कहा, साहब, यहाँ जो मरीज अपने आखिरी चरण में होते हैं या होते थे, जिनकी मौत होने वाली होती थी, उस व्यक्ति को पोस्टमार्टम वाले कमरे में ले जाते थे और वहां ले जाकर उस मरीज के किडनी और लिवर को निकाल लेते थे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि वो पोस्टमार्टम रूम आज भी इस अस्पताल के 4थे मंजिल में है। ये सुनते ही अजय का डर उस पर हावी हो गया और लड़खड़ाती जबान से बोला, तो इसका मतलब जो मैंने कल रात देखा वो सच था। वो सच में किसी इंसान की किडनी निकाल रहे थे। लेकिन चंद कागज के टुकड़ों के लिए इस तरह निर्मम हत्या करना कहाँ का न्याय है? लोग यहाँ अपना इलाज करवाने आते हैं भरोसे से, लेकिन यहाँ तो नहीं साहब। आपने जो कल देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं था। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहब, मैं जानता हूं कि वो भयंकर मंजर आपने बहुत करीब से देखा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। जो उस दिन आपने देखा था वो घटना 12 साल पहले घटी थी। काफी लोगों ने उसी घटना को बार बार देखा है। अजय यह सुनते ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और कहता है, क्या कहा? 12 साल पहले घटित हुई थी वो घटना? लेकिन कल जब देखा तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसे सच ही हो। गार्ड बोला, साहब, यहाँ आपसे पहले भी एक बायोमेडिकल इंजीनियर आया था। उसके साथ भी ऐसी ही अजीब घटनाएं घटित हुई। वो एक दिन कहीं अचानक ड्यूटी करता हुआ गायब हो गया। कुछ दिन बाद ही उसी पोस्टमार्टम वाले कमरे से उसकी लाश को बरामद किया। उसके शरीर को भी उसी तरह चीरा फाड़ा गया था। उसको तो पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। अजय, तब ये फिर कैसे कह सकते हो कि वो व्यक्ति वही था? कहा, साहब, उसके कुछ पहचान चिन्हों और जरूरी जांच से पता लगा कि वो वही शख्स था। वो तो आपकी किस्मत इतनी बुलंद है कि आप जीवित हो। अजय, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही डरावनी जगह है। मैं इसे अपने मन का फहम मानने की बहुत बड़ी भूल कर रहा था। लेकिन जब इतने सालों से ये सब अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो तुम इसको छोड़ते क्यों नहीं? गार्ड साहब, मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरी 2
जिनकी शादी करवानी है। अजय, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें नहीं लगता कि ये तुमने मुझे पहले बताया होता तो आज मैं खुद को सुरक्षित रख पाता? गार्ड ने कहा, साहब, ये बात मैंने आपसे पहले काम करने आए इंजीनियर को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक बनाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी थी कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं। अस्पताल से मुझे आखिरी चेतावनी मिली थी कि अगली बार अगर मैंने इस अस्पताल की कोई भी प्राइवेसी या कोई ऐसी हरकत करता पाया जाऊंगा जिससे इस अस्पताल का नाम खराब होगा तो मुझे नौकरी से फौरन निकाल देंगे, साथ ही मानहानि का केस भी कर देंगे। मैं गरीब आदमी साहब, नौकरी से निकाले जाने के लिए उतना आहत नहीं होता, लेकिन कोर्ट कचहरी में लोगों की जायदाद बिकते देखिए, इसीलिए मैं सहम गया और क्षमा मांग ली। अजय, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी विवश हूं, चाह के भी नौकरी नहीं छोड़ सकता। अब बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है, वो भी ऐसी जगह जहां से भैया भाभी का घर भी नजदीक पड़ता है। समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। गार्ड ने कहा, साहब, मेरी मानो तो आप कहीं और नौकरी देख लो, जिंदगी रही तो लाखों पाओगे। अजय के हाथ में एक लेटर था और वो उसने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड रंजन चतुर्वेदी को थमा दिया। लेटर पढ़ने के बाद रंजन बोला, Have you gone mad? Only 7 days remaining to complete your training period. After that, you are free to survive here at any situation. Ajay, I know that very well, but I have to leave this job. Rajiv Chaturvedi. Okay, young man, as you wish. I can't force you. Wishing you a bright future. अजय की यह आखिरी बातचीत थी जो उस वक्त रंजन से हुई थी। उसके बाद वो नौकरी छोड़कर वापस अपने भैया भाभी के पास इंद्रपुरी के लिए निकल पड़ता है। चेहरे के हाव भाव से तो साफ पता चलता है कि वो नौकरी को पाने में उतना प्रफुल्लित नहीं था जितना आज उसका त्याग करने पर है। लेकिन दिल ही दिल में बहुत सी परिस्थितियों का सामना करता हुआ सड़क पर ऑटो के लिए बेधड़क पड़ता चला जा रहा था। वो इसी उधेड़बुन में चला जा रहा था कि उसको जरा सा भी इल्म नहीं हुआ कि वो मेन रोड के बीचों बीच चौराहे पर जा पहुंचा था। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। जब तक अजय खुद को ट्रक से बचाने की कोशिश करता या ट्रक ब्रेक मारकर अजय को बचाने की कोशिश करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल बहुत तेज आवाज के साथ अजय सड़क के पार टकरा कर जा गिरा था और उसके जिस्म और सिर के अनेक हिस्सों से लहू की धारा फूट पड़ी थी। अस्पताल नजदीक होने की वजह से स्थानीय लोगों ने फटाफट उसे अस्पताल पहुंचा दिया। अब ये कहना इतना आसान नहीं था कि अजय की जान बच पाएगी या नहीं, क्योंकि इतनी तेज टक्कर होने की वजह से किसी का भी बचना इतना आसान नहीं होता है। अजय को जब होश आता है तो अपने इर्द गिर्द भैया और भाभी को पाता है। यंग मैन, यू आर सो लकी। पूरे 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद आपको होश आया है। सच कहूं तो ऐसी कंडीशंस में 90% चांस होता है कि पेशेंट बच नहीं पाता, पर आई एम सो हैप्पी कि आपने मौत को भी मात दे दी। डॉक्टर ये कहकर बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही विमल किशोर और कुसुमलता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम इससे बातें करो, मैं अभी डॉक्टर से यहाँ से डिस्चार्ज के बारे में पूछ कर आता हूँ। ये कहकर विमल किशोर डॉक्टर के पीछे जा पड़ते हैं। थोड़ी देर में मायूस शक्ल लेकर वो अजय के पास आते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर कुसुमलता बोलती है, क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? डॉक्टर ने क्या कहा? विमल किशोर, डॉक्टर का कहना है इसे बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑपरेशन करने होंगे। कुसुमलता, क्या कहा? ऑपरेशन करने होंगे? आपने ठीक से तो पूछा है ना? विमल किशोर, हाँ भाग्यवान। उनका कहना है कि टक्कर इतनी तेज हुई कि इसे गंभीर चोट आई है। इसके दाहिने पैर के घुटने की हड्डी चकनाचूर हो गई है। इसके दाहिने कंधे में फ्रैक्चर है। बाएं हाथ की कलाई से लेकर टखने तक का ऑपरेशन करके रॉड डाली जाएगी। इसके लिए कम से कम इस अस्पताल में से 20 दिनों तक तो रहना ही पड़ेगा। वो तो शुक्र है कि वह अस्पताल वही है जिसमें अपना अजय काम करता है, इसलिए इसको फाइनल बिल में 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये सुनते ही कुसुमलता की आंखों में सैलाब आ गया। आज उसे अपने छोटे देवर पर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था। अजय ने जैसे ही अस्पताल का नाम सुना, उसके तोते उड़ गए। उसकी अचानक हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसकी इस हालत को देखते ही विमल किशोर डॉक्टर के पास भागे भागे गए।
अजय की तबीयत अचानक खराब होने की बात कही तो फटाफट कुछ वार्ड बॉय आ गए और कहने लगे, आप लोग कृपया यहाँ से बाहर निकले, हम पेशेंट को 4th फ्लोर पर ले जा रहे हैं, वहीं बाकी के ऑपरेशन होंगे और 20 दिनों तक वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। यह आवाज कानों में पड़ते ही अजय की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। उसकी सांसें और भी ऊपर नीचे होने लगी, जैसे मानो उसने खुद का पोस्टमार्टम होते हुए देख लिया हो। जैसे ही वार्ड बॉय उसे लेकर जाने लगे तो जाते जाते अजय ने कुसुमलता का पल्लू पकड़ लिया। उससे जबरदस्ती पल्लू छुड़ाया गया। जब उसने पल्लू छोड़ा तो उसकी आंखों से केवल आंसू बह रहे थे, जैसे देखकर ये लग रहा था कि मानो अजय कह रहा हो, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये मुलाकात आज आखिरी मुलाकात होने वाली है। दुर्भाग्य देखो कि उसके जज्बातों को समझने वाला कोई भी नहीं था। ऐसी विडंबना थी कि उसके साथ अब जो भी होने वाला था, अब उसका एकमात्र गवाह वो खुद ही था, जिसका राज अतीत के पन्नों में कहीं खो जाने वाला था।